सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपने डीएवी स्कूल की कक्षा 8 का संस्कृत का आदर्श प्रश्न पत्र करेंगे। हमारे पास जो सैंपल पेपर आता है उसमें से ही मैंने इस सैंपल पेपर का प्रिंट आउट निकाला है। यह मैं आपको समझा रही हूँ। इस सैंपल पेपर को करने से पहले आप अपने पेपर के जो आपको निर्देश दिए गए हैं उनको समझ लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पेपर के निर्देश के अनुसार ही अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा होगा। इसमें आपका संस्कृत का यह है आदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट। यह आपका पहला सैंपल पेपर है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, उसका यह सैंपल पेपर है। निर्धारित अवधि निर्धारित समय है होरात्रियम 3 घंटे। पूर्णांक 80, पूर्णांक आपके 80 हैं। निर्देश यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 भाग हैं। प्रति खंडम उत्तराणि पृथक प्रदत्तयाम उत्तर पुस्तिकायाम लेखनीयानि। प्रत्येक खंड के उत्तर अलग से दिए हुए उनके खंडों में जो आपकी कॉपी आपको मिलेगी उसी भाग में लिखने हैं। जो आपको अपनी कॉपी मिलती है उसमें 4 अलग अलग भाग दिए हुए हैं। आपको हर खंड का जो कार्य है उसी खंड में करना है। प्रत्येक खंडम अधिकृत्य उत्तराणि कर्मेण लेखनीयानि। प्रत्येक खंड में जो आपको उत्तर दिए गए हैं उसको आपको उसी क्रम में लिखना है। प्रश्न पत्रे उत्तराणि न लेखनीयानि। प्रश्न पत्र में उत्तर नहीं लिखने हैं। जो आपको यह प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें आपको कहीं पर भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, ना ही कोई इसमें निशान आपको लगाना होता है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रम अनुसारम आवश्यकम लेखनीया। प्रश्न की संख्या आपको अपने प्रश्न पत्र के अनुसार ही अवश्य लिखनी चाहिए। खंड क्रम अपि लेखनीय। जिस खंड का आप प्रश्न कर रहे हैं उसका क्रम भी आपको लिखना चाहिए। यह आपके प्रश्न पत्र में निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो आपका पहला खंड है वह आपका है खंड का अपठित अवबोधनम। यहाँ पर पठित लिखा हुआ था जो आपका गलत था, उसको मैंने सही रूप में लिख दिया है। यह आपके पहले वाले भाग में अपठित गद्यांश है, इसको आप समझ लीजिए। यह आपका 10 अंक का प्रश्न है। आपके पहले वाले खंड में जो अपठित गद्यांश है उसको यदि आप चाहें तो अपने प्रश्नों को पहले पढ़ने के बाद उनका उत्तर सामान्य रूप से सीधे सीधे भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों की संस्कृत बहुत कमजोर होती है, वह अपने प्रश्नों का उत्तर एक साथ नहीं दे सकते। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वह आपका होता है पहले आप अपने अपठित गद्यांश को समझ लीजिए। उसको समझने के बाद आप अपने प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले हम अपने अपठित गद्यांश की हिंदी समझेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका इन्होंने अपठित जो आपका गद्यांश है वह दिया हुआ है। यह जो आपके अपठित गद्यांश होते हैं यह आपने अपनी बुक में नहीं पढ़े होते, यह आपकी बुक से बाहर ही होते हैं। इसमें आपके अपठित गद्यांश का अर्थ समझ लीजिए। जीवने अनुशासनस्य अति महत्वम अस्ति। जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। निर्धारितानां नियमानां पालनम मातु पितु गुरूणां ज्येष्ठानां च आज्ञा पालनम अनुशासनम भवति। निर्धारित नियमों का पालन, माता पिता गुरुओं का और श्रेष्ठ लोगों की आज्ञा का पालन अनुशासन होता है। अनुशासनस्य पालनेन कठिनानि अपि लक्ष्याणि सरलतया प्राप्तानि भवन्ति। अनुशासन के पालन से कठिन भी लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। अनुशासनशीला जनः जीवने सर्वत्र सफलतां सम्मानं च प्राप्नुवन्ति। अनुशासनशील सभी व्यक्ति जीवन में हर सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। प्रकृते तत्वानि अपि सर्वदा अनुशासनं पालयन्ति। प्रकृति तत्व भी हमेशा अनुशासन का पालन करते हैं। यथा जैसे सूर्यः निश्चिते समय उदितः भवति निर्धारिते च समय एव अस्तं गच्छति।
सूर्य निश्चित समय पर उदय होता है और निर्धारित यानी कि निश्चित समय पर अस्त होता है। संसारे ये केचन सुप्रसिद्धः महापुरुषः अभवन् ते सर्वे अनुशासन प्रियः आसन्। संसार में जो कोई प्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं वह सभी ही अनुशासन प्रिय थे। सर्वे मनुष्याः यदि गृहे कार्यस्थले मार्गे समाजे च अनुशासनं पालनेयुः तर्हि सर्वत्र सुव्यवस्थितं भवेत्। सभी मनुष्य यदि घर में, कार्यस्थल में, मार्ग में और समाज में अनुशासन का पालन करें तभी हर जगह सुव्यवस्था होगी। अतः इदम अनिवार्यम अस्ति यत् जनाः बाल्यात् एव अनुशासनस्य पालनं कुर्वन्ति। इसलिए यह अनिवार्य है कि सभी लोग बाल्य काल से ही अनुशासन का पालन करें। इस प्रकार यह आपका अपठित गद्यांश की हिंदी है। इसको समझने के बाद अब आप अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर इस वाले प्रश्न में आपके 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर करना है। मैंने आपके तीनों ही प्रश्नों के उत्तर किए हुए हैं, लेकिन आपको जो इन प्रश्नों का उत्तर देना है वह निर्देश के अनुसार ही देना है। संसारे प्रसिद्धः महापुरुषः कीदृशः आसन्। संसार में प्रसिद्ध महापुरुष कैसे थे। इस वाले प्रश्न को आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है संसारे ये केचन सुप्रसिद्धः महापुरुषः अभवन् ते सर्वे अनुशासन प्रिय आसन्। तो यहाँ पर अनुशासन प्रिय जो यह पद है यह आपको यहाँ पर लिखना है। कहाँ निश्चिते समय उदिता भवति, कौन निश्चित समय पर उदय होता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य निश्चिते समय उदिता भवति। तो यहाँ पर आप अपने इस वाले प्रश्न का उत्तर सूर्य कर लेंगे। इस प्रकार आप अपने इन वाले प्रश्नों का उत्तर करेंगे। आगे जो आपके प्रश्न में आपको कराऊंगी वहां पर आप अपने अनुच्छेद को नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए उन प्रश्नों के सामने ही मैंने उनका उत्तर लिखा हुआ है। तो यह तीसरे वाला प्रश्न है जीवने कस्य महत्वम अस्ति। जीवन में किसका महत्व है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका अनुशासनस्य, अनुशासन का। दूसरा आपका प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आपका केवल प्रश्नद्वयम् 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पर भी आपके इन्होंने 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि आप अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर दे भी देते हैं तब भी केवल 2 ही प्रश्नों के अंक आपको मिलेंगे, क्योंकि यह आपका 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपका पहला प्रश्न है सर्वत्र सुव्यवस्थितम कथम भवेत्। हर स्थान पर अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका बहुत दीर्घ है। इस वाले प्रश्न का निशान मैं आपके अपठित गद्यांश में लगा चुकी हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सर्वे मनुष्यः से लेकर सुव्यवस्थितम भवेत् यहाँ तक आपका प्रश्न का उत्तर होगा। इसको हम अभी अपने अपठित गद्यांश को दोबारा देखेंगे, तब मैं आपको वहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर समझा दूंगी। अनुशासनम किम भवति। अनुशासन क्या होता है। निर्धारितानां नियमानां अनुशासनम भवति, यानी कि निर्धारित नियमों से लेकर अनुशासन होता है। यहाँ तक इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा। अनुशासनशीला जनाः किम प्राप्नुवन्ति। अनुशासनशील व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका अनुशासनशीला से लेकर प्राप्नुवन्ति तक होगा। यह मैंने आपको समझाने के लिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अब आप अपने अपठित गद्यांश में देखेंगे आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर। पूर्ण वाक्य में जैसे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि सभी स्थानों पर सुव्यवस्था कैसे होगी, उस वाले प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वे मनुष्यः से लेकर सुव्यवस्थितम भवेत् तक होगा कि सभी मनुष्य यदि घर में, कार्यस्थल पर, मार्ग में और समाज में अनुशासन का पालन करेंगे तभी सभी स्थान पर सुव्यवस्था होगी। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न था अनुशासनम किम भवति। अनुशासन क्या होता है। उस वाले प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है निर्धारितानां नियमानां से लेकर अनुशासनम भवति तक कि निर्धारित नियमों का पालन, माता पिता, गुरुजनों और बड़ों की आज्ञा का पालन ही अनुशासन होता है।
उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न था कि अनुशासनशील व्यक्तियों को क्या प्राप्त होता है। उस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका अनुशासनशीलः जना से लेकर प्राप्नुवन्ति तक, कि अनुशासनशील सभी व्यक्तियों को जीवन में हर जगह सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य इन वाले प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आपके अपठित गद्यांश में तीसरा प्रश्न है गद्यांशाय समुचितम शीर्षकम लिखत। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। इस वाले गद्यांश के मैंने 2 शीर्षक बनाए हैं, आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। शीर्षक का चयन आप अपने गद्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं कि उसमें जिस मुख्य बात के बारे में बताया गया है वही आपके गद्यांश का शीर्षक होता है। इस वाले अपठित गद्यांश में अनुशासन के बारे में बताया गया है, तो हम अपने इस गद्यांश का जो शीर्षक देंगे वह आपका है अनुशासनम यानी कि अनुशासन, या उससे भिन्न जो आपका एक शीर्षक और बनता है वह आपका है अनुशासनशीलः जना यानी कि अनुशासनशील व्यक्ति। इन दोनों शीर्षक में से आप कोई भी एक शीर्षक दे सकते हैं। इसमें आपका चौथा प्रश्न है निर्देश अनुसारम विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। निर्देश अनुसार यानी कि इन प्रश्नों में जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको विकल्पेभ्य विकल्पों में से उचितम उत्तर चित्वा लिखत जिनका लिखना है। केवलम प्रश्नत्रय, केवल 3 प्रश्न आपको करने हैं। इस प्रश्न में आपका बताया गया है कि जैसे आपके इन प्रश्नों में निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार आपको अपने इन विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। इसमें आपको केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, लेकिन मैंने चारों के ही उत्तर किए हुए हैं, आपको केवल 3 का ही उत्तर देना है। यदि आप चारों के उत्तर भी दे देते हैं तब भी आपको इसके 3 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें निर्देश दिया हुआ है कि आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। निर्धारितानाम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। जो आपका निर्धारिता नाम इस प्रकार का विशेषण वाला पद है उसका विशेष्य पद गद्यांश में क्या प्रयोग हुआ है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आप अपने गद्यांश में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो में आपको गद्यांश साथ में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पहले से ही दिए हुए हैं उनके अनुसार ही समझ लीजिए। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका नियमानाम। दूसरा प्रश्न है कुर्वन्तु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आपके अपठित गद्यांश में कुर्वन्तु जो इस प्रकार का क्रियापद है उसका कर्तृपद क्या है, यह भी आप अपने अपठित गद्यांश में बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि जो आपके वाक्य का कर्ता होता है वही आपका कर्तृपद होता है, और आपकी कुर्वन्तु जो क्रियापद है उस वाली पंक्ति का जो कर्ता है वह आपका है जनः। आदरम इति अर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। आदर जो इस प्रकार अर्थ गद्यांश में आया हुआ है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है सम्मानम। अव्यवस्थितम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। अव्यवस्थित जो इस प्रकार का पद है उसके लिए विलोम पद जो गद्यांश में प्रयोग हुआ है वह क्या प्रयोग हुआ है, यानी कि अव्यवस्थित का विलोम जो गद्यांश में प्रयोग हुआ है वह आपका है सुव्यवस्थितम। इस प्रकार इस वाले प्रश्न को आप निर्देश के अनुसार ही करेंगे। आपके सैंपल पेपर में दूसरा भाग है जो आपका खा वाला भाग है रचनात्मक कार्यम यानी कि रचनात्मक कार्य। ये आपका 15 अंक का भाग है। इसमें आपका प्रश्न है प्रधानाचार्यं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषातः उचितं पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि च पूरित्वा पूर्णं पत्रं लिखत। प्रधानाचार्य को लिखे हुए पत्र को आप अपनी मंजूषा से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करके दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर आपके इस वाले प्रश्न में इन्होंने एक पत्र दिया हुआ है, उसको आपको अपनी मंजूषा में दिए हुए पदों से पूर्ण करना है और दोबारा अपनी कॉपी में लिखना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ। आप पहले अपनी मंजूषा में आए हुए शब्दों का अर्थ देख लीजिए, उसके बाद हम अपने इस पत्र को पूर्ण करेंगे। पहले अपनी मंजूषा में आए हुए शब्दों का अर्थ देख लीजिए, उसके बाद हम अपने इन शब्दों से अपने पत्र को पूर्ण करेंगे। विद्यालय विद्यालय, कक्षायाः कक्षा का, भविष्यन्ति होंगे, मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए, शिष्यः शिष्य, महोदयाः महोदय, विद्यालय विद्यालय में, अस्ति माने है, अनुमतिम अनुमति, कार्यक्रमः कार्यक्रम।
इस प्रकार अपने शब्दों का अर्थ समझने के बाद आप अपने पत्र को पूर्ण करेंगे। आप अपने पत्र को और मंजूषा को एक साथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं आपके फ्रेम में सभी चीज़ें एक साथ लाती हूँ तो वह बहुत ही छोटी हो जाती है। तो यह कार्य मैं आपका पहले ही पूर्ण कर चुकी हूँ। आप अपने पत्र को देख लीजिए। पत्र करना जितना आसान होता है उतना ही कठिन होता है। केवल आपको पत्र का फॉर्मेट पता होना चाहिए। पत्र आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत सभी में करते हैं, लेकिन जो आपका इंग्लिश वाला और हिंदी वाला पत्र होता है उससे कुछ भिन्न थोड़ा आपका संस्कृत का पत्र होता है। तो आप अपने उस वाले फॉर्मेट को भी ध्यान रखेंगे और जो मैं आपको आपके पत्र समझा रही हूँ उस पर भी आप ध्यान देंगे। इस वाले पत्र में आपका सेवायाम, सेवा में प्रधानाचार्य के बाद आपका महोदया पद आता है, क्योंकि महोदया आपका सामान्य पद है। महोदया प्रधानाचार्य के अनुसार ही आप प्रयोग करेंगे। यह आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, तो यह भी आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। डीएवी विद्यालय है, डीएवी विद्यालय, क्षमा करें यहाँ पर विसर्ग छूट गया है। कानपुरम उत्तर प्रदेश, यह स्थान का नाम है। महोदया, महोदय, सविनय निवेदनम अस्ति। आपकी मंजूषा में अस्ति पद आया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि सविनय निवेदन है। यत माने की, अहम माने में, अष्टमयाः 8वीं कक्षायाः, कक्षा का या कक्षा की, छात्राः छात्रा अस्मि हूँ। यहाँ पर कक्षा की ही प्रयोग होगा, क्योंकि आपकी जो छात्राः पद है वह स्त्रीलिंग का पद है। सविनय निवेदन है कि मैं 8वीं कक्षा की छात्र हूँ। यहाँ पर जो मैंने कक्षायाः प्रयोग किया है वह आपके इस वाले विशेषण के कारण है, क्योंकि आपका जो विशेषण होगा उसके अनुसार ही आप विशेष्य का प्रयोग करेंगे। अस्माकं विद्यालये संस्कृत सप्ताह से आयोजनम भविष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन होगा। हमारे विद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन होगा। प्रतिवर्षम इव अस्मिन् वर्षे अपि अनेकाः प्रतियोगिताः संस्कृत कार्यक्रमाः च भविष्यन्ति। हर वर्ष के जैसे ही इस वर्ष भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सर्वे छात्राः भागं ग्रहीतुम् उत्सुकाः सन्ति। सभी छात्र भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। तथा च अंतिमे दिवसे विशेष कार्यक्रमाः आयोजिष्यन्ते, और आखिरी दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कार्यक्रम अनंतरम छात्राणां मनोरंजनाय अहं ब्रह्मास्मि इति संस्कृत चलचित्रं दर्शितुम् अनुमतिं प्रदाय अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। कार्यक्रम अनंतरम का अर्थ है कार्यक्रम होने के बाद छात्राणाम छात्रों के लिए, मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार जो संस्कृत फिल्म है उसको दिखाने की अनुमति प्रदान करके आप हमें अनुग्रहित कीजिए। भवत्याः शिष्या नव्यः, आपकी शिष्या नव्या। इस प्रकार यह आपका संस्कृत में पत्र है। इसको मैं पहले ही पूर्ण कर चुकी हूँ, केवल आपको यह समझाना था। आपको यदि आपके पत्र की हिंदी पता होती है और अपने शब्दों का अर्थ भी पता होता है तो आप अपने पत्र को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पंचवाक्यानि लिखित। चित्र देखकर मंजूषा में दिए हुए पदों की सहायता से 5 वाक्य का निर्माण कीजिए। यहाँ आपको यह चित्र कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पीडीएफ से जो मैंने प्रिंट आउट निकाला है वह इसी रूप में कुछ धुंधला सा आया है। आप अपने इस चित्र को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो हम अपने वाक्य बनाएंगे वह अपनी मंजूषा में दिए हुए पदों की सहायता से ही बनाएंगे और अपने चित्र को भी हम ध्यान में रखेंगे। को आप पहले ही देख चुके हैं। जो आपके चित्र की मंजूषा दी हुई है उसमें आपके जो शब्द आए हुए हैं उनके आप अर्थ देख लीजिए। उद्यानस्य बगीचे का, जनः सभी लोग, खगः पक्षी, क्रीडन्ति खेल रहे हैं, सर्वत्र सभी स्थान पर, भवनानि भवन है, सर्वे सभी, सन्ति हैं, रमणीयम सुंदर, अति बहुत, चालयति चला रहा है, बालकः बालक, सन्ति माने है। इन पदों से मैंने कुछ वाक्य बनाए हुए हैं। आप चाहें तो इन वाक्यों को भी लिख सकते हैं। इन वाक्यों को समझने के बाद आप स्वयं भी इनसे भिन्न वाक्य बना सकते हैं। इसमें मैंने आपका एतत् चित्रम उद्यानस्य चित्रमस्ति, यह चित्र बगीचे का चित्र है। अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, इस चित्र में बहुत सारे लोग हैं।
चित्रे बालकः क्रीडन्ति, चित्र में बालक खेल रहे हैं। चित्रे भवनानि सन्ति, चित्र में भवन है। जनः सर्वत्र सन्ति, सभी लोग सभी स्थान पर हैं। इस प्रकार के मैंने वाक्य बनाए हुए हैं। अपनी मंजूषा से मैंने जो पद लिया है उसको मैंने रेखांकित किया हुआ है ताकि शिक्षक या शिक्षिका को बहुत आसानी से पता लग जाए। आप इसको इसी प्रकार कर सकते हैं या इसको समझने के बाद इन शब्दों से अपने वाक्य स्वयं भी बना सकते हैं। इसमें आपका अथवा दूसरा प्रश्न है। जो आपका तीसरे वाला प्रश्न है इसमें इन्होंने दो भाग दिए हुए हैं। एक आपका चित्र वाला भाग है, दूसरा जो आपका प्रश्न है वह आपका है प्रभात वेला इति विषयम अधिकृत्य मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखत। प्रभात वेला जो इस प्रकार का विषय है उसको ध्यान में रखते हुए मंजूषा में दिए हुए पदों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। यह आपका तीसरे वाला ही प्रश्न है। आपको अपने चित्र वर्णन या प्रभात वेला में से कोई एक प्रश्न करना है। आपको यह पत्र समझाने के लिए मैंने आपके पत्र में ही यह कार्य किया हुआ है, क्योंकि अलग से यदि मैं आपका यह पत्र समझाती तो वह आपका बहुत ही दीर्घ रूप में हो सकता था और मुझे भी बहुत अधिक समय लगता। तो आप इसको यहीं पर ही देख लीजिए। इस वाली मंजूषा में जो आपके शब्द आए हुए हैं उनका अर्थ देखेंगे। सूर्य प्रसन्नः खुश कुर्वन्ति कर रहे हैं। जनः सभी लोग व्यायाम वायु हवा शुद्धम शुद्ध वहती बह रही है। भवन्ति होते हैं। सर्वे माने सभी। कृषकः किसान आनंदयन्ति आनंदित गच्छन्ति जा रहे हैं। प्रति माने की ओर क्षेत्रम क्षेत्र यानी कि खेत को। मंजूषा से हम अपने पदों को लेकर अपने वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य बनाए हुए हैं। आप चाहें तो इन वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं या इनको समझने के बाद अपने अलग वाक्य भी स्वयं बना सकते हैं। प्रातः समः सूर्य उदति, प्रातः समय सूर्य निकल रहा है। सर्वे जनाः व्यायाम कुर्वन्ति, सभी लोग व्यायाम कर रहे हैं। शुद्धः वायु वहति, शुद्ध वायु बह रही है। कृषकः क्षेत्रम गच्छन्ति, यहाँ पर भी आपके विसर्ग छूट गए हैं। सभी किसान खेत को जा रहे हैं। सर्वे प्रसन्नः भवन्ति, सभी खुश होते हैं। मैंने आपके 6 वाक्य बनाए हुए हैं, लेकिन आपको 5 ही बनाने हैं। यदि आप अपने 6 वाक्य भी बनाएंगे उसके बाद भी आपको 5 वाक्यों के ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न में 5 वाक्य ही बनाने के लिए कहा गया है। मैंने एक अतिरिक्त वाक्य आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। प्रातः समय सर्वे जनाः भ्रमन्ति, सुबह के समय सभी लोग घूम रहे हैं। इस प्रकार आप यह कार्य कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवादं कुरुत केवलम 5 वाक्यानि। नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर जो आपके हिंदी में वाक्य लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए इंग्लिश भाषा में भी ये वाक्य लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इनका अनुवाद संस्कृत में करना है। इन सभी वाक्यों से आपको केवल 5 वाक्यों का ही अनुवाद करना है। अनुवाद करना मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। जो मैंने आपका वाक्य निर्माण करना बताया था वही आपका अनुवाद होता है। उसमें आपको अपना कर्ता कर्म और क्रिया का ध्यान रखना होता है कि अनुवाद करने में और वाक्य निर्माण में आपका केवल एक ही नियम होता है कि जिस वचन का आपका कर्ता होता है उस वचन की आपकी क्रिया होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, तभी आपका वाक्य सही होगा। यहाँ पर आपका वाक्य है बालक वहाँ खेल रहे हैं। बालक का जो संस्कृत होती है वह आपकी है बालकः, क्योंकि यह वाक्य आपके बहुवचन का वाक्य है। तो यहाँ पर बालकः वहाँ की संस्कृत होती है तत्र क्रीडन्ति, खेल रहे हैं। बालकः तत्र क्रीडन्ति यह आपके इस वाले वाक्य का अनुवाद है। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, इस वाले वाक्य का हो जाएगा वयम प्रतिदिनम व्यायाम कुर्याम। तुम दोनों कहाँ जाओगे? तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम, की संस्कृत होती है कुत्र जाओगे। यह आपका भविष्य काल का प्रयोग हुआ है, तो आप अपने भविष्य काल वाले धातु का प्रयोग करेंगे जो आपका है गमिष्यत, क्योंकि तुम दोनों आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का पद है तो आपकी क्रिया भी उसी के अनुसार होगी। युवाम के साथ गमिष्यतः आपका प्रयोग होगा। युवाम कुत्र गमिष्यत। मैंने एक चित्र देखा, इस वाले वाक्य में देखा जो आपकी क्रिया है वह भूतकाल की क्रिया है। मैंने की जो संस्कृत होती है वह आपका अस्मद के सदरूप से होगी, यानी कि अहम। अहम एकम चित्रम आपश्याम, मैंने एक चित्र देखा। तुम पाठ को पढ़ो, इसकी जो संस्कृत होगी वह आपकी है त्वम पाठम पठ।
तुम की जो संस्कृत होती है वह आपकी त्वम होती है। तुम जो है आपका मध्यम पुरुष एक वचन का पद है, उसके साथ जो क्रिया प्रयोग होगी वह भी आपकी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। मेरा नाम नमन है, मेरे की संस्कृत होती है मम, नाम की नाम, नमन नमन है कि अस्ति, यानी कि मम नाम नमनः अस्ति। नमनः का मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि नमन आपका पुल्लिंग का पद है, यह आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का पद है, तो आप अपने क्रिया को भी एक वचन की ही रखेंगे। इस प्रकार आप अपने इस वाले प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अनुवाद में केवल आपको अपने धातु और शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए, और जो मैंने नियम बताया है कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उस वचन की ही क्रिया आपको प्रयोग करनी है। आपके प्रश्न पत्र में तीसरा भाग है खंड गा, यानी कि तीसरा भाग गा वाला भाग है अनुप्रयुक्तम व्याकरण। ये आपका व्याकरण वाला भाग है, ये आपका 25 अंक का भाग है। इसमें जो आपके प्रश्न आए हुए हैं उसमें व्याकरण के बारे में पूछा जाएगा। व्याकरण को आपको आपके पाठों के साथ ही मैंने समझाया हुआ है। आपके पाठ में जो व्याकरण आई हुई है वहीं से आपके प्रश्न बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम व कृत्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों में संधि करके अथवा संधि विच्छेद करके वाक्यों को पूर्ण रूप से लिखिए। केवलम प्रश्नत्रयम, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न इन्होंने लिखे हुए हैं, उनमें से आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने आपके 4 के ही उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको 3 के उत्तर करने हैं। आपके प्रश्न पत्र में जैसा आपको निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार ही आपको अपने प्रश्न पत्र को हल करना होता है। यदि आप उससे अतिरिक्त कुछ भी करते हैं उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। वाक्य है आपका ग्रीष्म अवकाशे वयम केदारनाथ देव प्लस आल्यम गमिष्यामः। यहाँ पर जो आपका रेखांकित पद है वह आपका है देव प्लस आल्यम, इसकी हम संधि करेंगे, शब्द बनेगा देवाल्यम। संधि करने के बाद इस वाले वाक्य को आप दोबारा लिखेंगे। हिंदी होगी गर्मी की छुट्टियों में हम केदारनाथ के मंदिर में जाएंगे। दीपोत्सवे जनाः हर्षिताः भवन्ति। इस वाले वाक्य में दीपोत्सवे आपका रेखांकित पद है, उसका आपको संधि विच्छेद करना है, जो आपका होगा दीप प्लस उत्सवे। संधि विच्छेद करने के बाद आप अपने इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे। दीपावली पर सभी लोग खुश होते हैं। छात्राः सदा प्लस एव ध्यानेन पठेयुः। इस वाले वाक्य में जो रेखांकित पद है सदा प्लस एव, उसकी संधि करने के बाद शब्द बनेगा सदैव। इसको आप दोबारा लिखेंगे वाक्य को। वाक्य की हिंदी होगी सभी छात्र हमेशा ध्यान से पढ़ो। विज्ञानस्य अन्वेक्षणं प्रयोगः राष्ट्रहिताय कुर्युः। इस वाले वाक्य में जो आपका रेखांकित पद है वह आपका है अन्वेक्षणम, इसका संधि विच्छेद करने के बाद पद बनेंगे अनु प्लस एषाणाम। संधि विच्छेद करने के बाद इस वाले वाक्य को आप दोबारा लिखेंगे। वाक्य की हिंदी होगी विज्ञान की खोजों का प्रयोग राष्ट्रहित में ही करना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानं पूरयित्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम। नीचे लिखे हुए वाक्यों में दिए हुए विकल्पों से सही पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करके पूर्ण वाक्य लिखिए। इसमें आपको केवल 4 प्रश्न ही करने हैं। यहाँ पर जो इन्होंने रिक्त स्थान बनाए हुए हैं उनमें आपको दिए हुए विकल्पों में से सही पद चुनकर भरना है और यह वाक्य पूर्ण रूप से दोबारा अपनी कॉपी में लिखने हैं। यहाँ पर आपको आपके शब्द रूपों की आवश्यकता होगी। जो आपको आपके शब्द रूप बताए जाते हैं वह इसी रूप में आपको काम आएंगे। इसमें वाक्य है उद्याने पुष्प सहिता सर्वेभ्यः रोचते। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान में लता पद आएगा, क्योंकि पुष्प सहिता जो आपका पद है वह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, उसी के अनुसार आप लता का प्रयोग करेंगे। बगीचे में पुष्प सहित लता सबको अच्छी लगती है। वर्षायाम पर्वः तीव्रः भवति। इस वाले वाक्य में नद्यः आपका पद आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा में नदी का प्रवाह तेज होता है। इसके अनुसार आपका नद्यः जो आपकी के कारक चिन्ह के अनुसार षष्ठी विभक्ति का पद है वह आपका यहाँ पर भरना है। कक्षे अध्यापिकया तिष्ठन्ति।
इस वाले वाक्य में आपका तस्मीन पद आएगा, क्योंकि कक्षे ये आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन का पद है। इसी के अनुसार आप अपने विशेषण के रूप में जो आपका तस्मीन शब्द प्रयोग हुआ है वह आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उस कक्ष में अध्यापिकाएं बैठी हैं। ज्ञानम एव, यहाँ पर जो सम्मिगम लिखा है यह गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका सम्मित्रम बनेगा, ये आपका मिसप्रिंट हुआ है। इसको सही करने के बाद वाक्य होगा ज्ञानम एव सन्मित्रम अस्ति। यहाँ पर आप अपने इन पदों से अस्माकम लेंगे कि ज्ञान ही हमारा अच्छा मित्र है। शिष्येभ्य वेद शिक्षायाम आयच्छत, शिष्यों के लिए वेद शिक्षा देते हैं। इस वाले वाक्य में जो रिक्त स्थान में आपका पद भरेगा वह आपका है साधु। साधु शिष्यों के लिए वेद शिक्षा देते हैं। इस प्रकार आप अपनी विभक्तियों के ज्ञान से यह वाक्य पूर्ण कर सकते हैं। संख्या 7 है। अधोलिखित वाक्येषु अंकानां स्थाने उचितं संख्यावाचकं संस्कृत पदं प्रदत्त विकल्पेभ्यः प्रयुज्य पूर्णं वाक्यं लिखत। केवलम प्रश्न त्रिय। नीचे लिखे हुए अंकों के स्थान पर उचित संख्यावाचक संस्कृत पद को दिए हुए विकल्पों से चुनकर आपको वाक्य पूर्ण करके लिखना है। इसमें आपको केवल 3 प्रश्न ही करने हैं। इसमें जैसे आपका यहाँ पर ब्रैकेट में 3 संख्या दी हुई है, उसका आपको संस्कृत में संख्यावाचक पद देना है, वह भी आपके विकल्प में ही दिया हुआ है। संख्या की वीडियो भी मैं आपकी पहले ही बना चुकी हूँ और संख्या के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आपकी संख्याएं होती हैं वह विशेषण के रूप में कार्य करती हैं और विशेषण आपके विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। इसमें आपका वाक्य है संस्कृत गायने कन्याः अपि गीतम आगायन। यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 3 लिखा हुआ है। 3 का आपका जो संख्यावाचक संस्कृत में पद होगा वह आपका है त्रिया, त्रीणि और त्रियस्त। यही आपके तीनों 3 के लिए प्रयोग होते हैं। ये आपका पुल्लिंग का है, यह नपुंसकलिंग और ये आपका स्त्रीलिंग का पद है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका कन्याः पद आया है विशेषण के रूप में वह आपका स्त्रीलिंग का पद है। उसी के अनुसार आप अपनी संख्या का प्रयोग करेंगे जो आपकी त्रियस्त। त्रियस्त को आप अपने रिक्त स्थान में भर देंगे और आपका वाक्य हो जाएगा संस्कृत गायने त्रियस्त कन्याः अपि गीतम आगायन। स्वच्छता कार्यक्रमे जनाः आगतवन्तः। यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 87 लिखा हुआ है। 87 की संस्कृत है आपकी सप्ताशीति ही। यह आपका मैंने रिक्त स्थान में भी भर दिया है। यहाँ पर गलती से मुझसे निशान लग गया था, लेकिन आपका सही यही है। इसको यहाँ पर भरने के बाद वाक्य होगा स्वच्छता कार्यक्रम में सप्ताशीति जनाः आगतवन्तः। पुष्पेषु पाटिल पुष्पाणि आसन। यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 16 लिखा हुआ है, उसका संस्कृत का रूप होगा षोडश। उसको आप यहाँ पर भर देंगे, वाक्य होगा पुष्पेषु षोडश पाटिल पुष्पाणि आसन। नव कक्षायां छात्रां संस्कृतं पठितुम इच्छन्ति। यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 75 लिखा हुआ है, उसकी संस्कृत है आपकी पंचसप्तति ही। को आप अपने रिक्त स्थान में भर देंगे, आपका वाक्य बनेगा नवम कक्षायां पंचसप्तति छात्राः संस्कृतं पठितुम इच्छन्ति। इस प्रकार आप अपनी ब्रैकेट में आई हुई संख्याओं को संस्कृत में चुनकर उनको रिक्त स्थान में भर देंगे। इसमें आपको केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यहाँ पर मैंने आपके चारों ही प्रश्न के उत्तर किए हुए हैं। प्रश्न संख्या 8 है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्तां विभक्ति तत्कारणं च लिखत। नीचे लिखे हुए रेखांकित किए हुए पदों में प्रयोग हुई विभक्ति और उनके कारण लिखिए। केवलम प्रश्न चतुष्टम। केवल 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं। यदि आप अपने 5 ही प्रश्नों का उत्तर दे भी देंगे तब भी आपको अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें केवल 4 नंबर ही मिलेंगे। इसमें आपका आचार्यभ्य नमः जो आपका वाक्य है, आचार्यभ्य में आपका चतुर्थी विभक्ति नमः के योग में हुई है। रोहनम बिना मोहना अपि न खेलती। यहाँ पर रेखांकित पद आपका रोहनम है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है बिना योगे। मम माता पाक कलायाम निपुणः। इस वाले वाक्य में पाक कलायाम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है निपुणः योगे। एषः जनः नेत्रेण काणे अस्ति।
इस वाले वाक्य में रेखांकित पद आपका नेत्रेण है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। येन अंगविकारे आपका सूत्र है, जिसमें आपका काणः पद के कारण तृतीय विभक्ति हुई है, यानी कि जिस अंग में विकार होता है उसमें आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कदापि कक्षायाः बहिना भरमेर, इस वाले वाक्य में कक्षायाः में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बहियोगे। इस प्रकार आपका यह प्रश्न बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि उपपद विभक्ति वाली वीडियो मैं आपको आपके पाठ के साथ ही समझा चुकी हूँ। प्रश्न संख्या 9 है, अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पे उचित धातु रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। नीचे लिखे हुए दिए हुए विकल्पों में से उचित धातु रूप चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए, पूर्ण वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको केवल 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको अपना वही नियम याद रखना है कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उसी वचन की आपकी क्रिया होगी। तो आप अपने इन वाक्यों में कर्ता पर विशेष ध्यान दीजिए, जो मैंने पहले ही पेंसिल से रेखांकित किए हुए हैं। स्वछात्रः संस्कृत भाषायाः चलचित्रम, इस वाले वाक्य में जो क्रिया प्रयोग करेंगे वह अपने कर्ता के अनुसार होगी। जो आपका छात्रः बहुवचन का करता है तो आपकी क्रिया भी बहुवचन की होगी, जो आपकी है द्रक्ष्यन्ति। यूयम सर्वदा मधुर वचनानि, यहाँ पर आप क्रिया जो प्रयोग करेंगे वह यूयम जो आपका करता है उसके अनुसार प्रयोग करेंगे, जो आपकी है वदेत। ग्रीष्मतौ सर्वे शीतपेयम आनंदेन, यहाँ पर सर्वे जो आपका करता है उसके अनुसार आपकी क्रिया होगी, क्योंकि सर्वे आपका बहुवचन का करता है तो आपकी क्रिया बहुवचन की होगी आपिबन। त्वम प्रातः व्यायाम, यहाँ पर त्वम जो आपका करता है वह आपका मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, उसी के अनुसार आप क्रिया प्रयोग करेंगे, जो आपकी है कुरु। सहा मात्रम, यहाँ पर जो हम क्रिया प्रयोग करेंगे वह अपने सहा कर्ता के अनुसार करेंगे, इसके अनुसार आपकी क्रिया होगी सेवते। इस प्रकार आप अपने सभी क्रियाओं को लिखने के बाद इन वाक्यों को दोबारा पूर्ण रूप से अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभाज्य व पूर्ण वाक्यम लिखत। केवलम प्रश्न त्रियम। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित किए हुए पदों की प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर अथवा अलग करके पूर्ण वाक्य को लिखिए। इसमें केवल आपको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देते हुए उनको अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन मैंने सभी के उत्तर दिए हुए हैं, आप इसको समझ लीजिए। शिशुः क्रीडनकम दृष्ट्वा प्रसीदति, इस वाले वाक्य में यहाँ पर दृष्ट्वा आपका रेखांकित पद है। आपके सैंपल पेपर में रेखांकित नहीं किया हुआ था, इसलिए मैंने पेंसिल से इसको स्वयं ही किया है। दृष्ट्वा आपका रेखांकित पद है, इसमें आपका दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है। कृषकाः प्रातः क्षेत्रम प्रति गतवन्तः, इस वाले रेखांकित पद में गम धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय है। भक्ताः ईश्वरम नम प्लस तुमुन मंदिरम गच्छन्ति, नम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय को जोड़ने के बाद आपका शब्द बनेगा नंतुम। किंतुया पाठः स्मृ प्लस कत प्रत्यय पद को जोड़ने के बाद आपका पद बनेगा स्मृतः। इस प्रकार आप अपने इन पदों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके यह सभी वाक्य दोबारा अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, अधोलिखित वाक्येषु मंजूषायाः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। नीचे लिखे हुए वाक्यों में मंजूषा से उचित अव्ययपद चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करके वाक्य पूर्ण करके लिखिए। केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर आपकी जो मंजूषा दी हुई है उसमें से आपको अपने पद चुनते हुए इनको पूर्ण करना है। पहले आप अपनी मंजूषा के शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। यह माने बीता हुआ काल, उच्चे ऊंचे, कथम कैसे, मा माने मत, सर्वत्र सभी स्थान पर। अब इन पदों से अपने रिक्त स्थान पूर्ण करिए। वने सिंहः उच्चे गर्जति, वन में शेर ऊंचे गरजता है। नगरेषु सर्वत्र प्रदूषणम दृश्यते, नगर में सभी स्थान पर प्रदूषण दिखता है। हिया विद्यालय नृत्य प्रतियोगिता आसीत, बीते हुए कल में विद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता थी। असत्यम मा वद, असत्य मत बोलो। यूयम कथम पठत कुरुथ,
तुम सब कैसे पढ़ाई करते हो। प्रश्न संख्या 12 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु उपसर्ग पृथक् कृत्वा संयोज्य वा लिखत केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों में उपसर्ग अलग करके अथवा जोड़कर लिखिए। यह आपको केवल 4 प्रश्न ही करने हैं। इसमें आपको अपने उपसर्ग को अलग करके या जोड़कर लिखना है। इन वाक्यों को आप दोबारा अपनी कॉपी में लिखेंगे। शिष्यः गुरुम् अनुसरन्ति, इस वाले वाक्य में अनुसरन्ति आपका रेखांकित पद है। इसमें अनु उपसर्ग प्लस सरन्ति आपका पद है। दुर प्लस वचनानि कदापि न वदेम, इस वाले वाक्य में दुर प्लस वचनानि को आपको जोड़ना है। जो आपका पद बनेगा दुर्वचनानि। विद्यायाः प्रसारः कर्तव्य, इस वाले वाक्य में प्रसारः आपका पद है। इसको आपको अलग करके लिखना है। इसमें पर उपसर्ग है प्लस सार पद है। वि प्लस कसितम कमलम मह्यम रोचते, इस वाले वाक्य में वि प्लस कसितम आपका अलग हुआ पद है। इसको आपको जोड़कर लिखना है। जो आपका है विकसितम। अस्माकम अधिकारः कर्माणि अस्ति फलेषु न, इस वाले वाक्य में अधिकार आपका रेखांकित पद है। इसमें आपका अधि उपसर्ग है प्लस कारः आपका पद है। इनको आपको जोड़कर या अलग करने के बाद इन वाक्यों को दोबारा अपनी कॉपी में लिखना है। इस वीडियो में हम अपने प्रश्न पत्र को यहीं तक समाप्त करते हैं। इसका आगे वाला भाग मैं आपको अभी दूसरी वीडियो में दे रही हूँ। आप तब तक इस वाले पत्र को हल कीजिए और इसको ध्यान से देखिए। इस वाले पत्र का आगे वाला भाग आपको अभी कुछ ही समय बाद दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर एडिटिंग का है उसमें भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसलिए मैं आपकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं इसके आगे वाले भाग के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।